साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। धरती सुनहरी अंबर नीला, हो धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। शहीदी दिवस पर याद किए गए शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किया गया एक शाम शहीदों की नाम कार्यक्रम का आयोजन। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। वीर शहीदों की कुर्बानी याद रखेंगे हिंदुस्तानी नारे का किया गया शानदार आगाज। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा आशीष सिंह, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पूर्व कैबिनेट मंत्री गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन समेत कई शीर्ष नेता, विधायक, पूर्व विधायक, निगम पार्षद समेत बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। कार्यक्रम का संचालन किया मोहम्मद आदिल खान ने। देखिए उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए क्या कुछ बोले दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री गोपाल राय। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के बलिदान दिवस पर आज हम सब आम आदमी पार्टी परिवार के जितने हमारे सीनियर हैं, नौजवान साथी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सभी हमारे परिवार के सदस्य जो मंचासीन हैं, जो यहां सभी बैठे हैं, पीछे खड़े हैं, मैं चाहता हूं कि एक बार इन शहीदों की याद में दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके दोनों हाथ हम ऊपर करेंगे। हाथ हो तो मुट्ठी बांध लो भाई, अब जिसकी नहीं है उसकी तो मजबूरी है। दोनों हाथ के मुट्ठियां बांध करके मैं एक नारा बोलूंगा, वीर शहीदों की कुर्बानी। आपको बोलना है याद रखेंगे। क्या बोलना है? याद रखेंगे, याद रखेंगे हिंदुस्तानी। तो दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके पूरी ताकत से बोलेंगे, वीर शहीदों की कुर्बानी। अरे वीर शहीदों की कुर्बानी, वीर शहीदों की कुर्बानी। इस देश के अंदर भारत ने अनादिकाल से अनेक वीरों को, अनेक वीरांगनाओं को मां भारती ने अपने गर्भ से पैदा किया है। हमारे खानदान में भी बहुत सारे हमारे पुरखे पैदा हुए और इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन आज आजादी के इतने सालों बाद भी देश का बच्चा बच्चा अगर अपने दिलों में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को याद करता है तो वो इसलिए याद करता है 23 साल की उम्र में भी इन नौजवानों ने ये ठान लिया था कि हमें अपनी जिंदगी जितना भी जीना है वो इस देश के लिए जीना है। यह देश हर तरह के लोगों का देश है, लेकिन जिन लोगों ने अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर किया, उनके लिए हमारा समाज हर समय ऋणी रहा है। और इसीलिए ये बात कही जाती है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। साथियों, आम आदमी पार्टी ने इस देश के अंदर जब अपने प्रादुर्भाव का संकल्प लिया तो हमारे सामने एक ही सपना था कि आजादी की लड़ाई के लिए लाखों शहीदों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, जिन्होंने अपने परिवार की परवाह नहीं की, अपने कैरियर की परवाह नहीं की, अपने सपने की परवाह नहीं की, अपने कद की परवाह नहीं की, अपने मान सम्मान की परवाह नहीं की। उनके दम पर यह देश आजाद हुआ है। आम आदमी पार्टी का प्रादुर्भाव इस बात के लिए हुआ कि आजादी के बाद जिन सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी इस देश के राजनीतिक पार्टियों के थे, इस देश के नेताओं के थे,
वो सपना पूरा नहीं हुआ। इस देश के अंदर आम आदमी पार्टी ने जिस समय अपना कदम रखा, हमारे दिमाग में एक ही बात था कि जिस आजाद हिंदुस्तान के लिए हमारे लाखों शहीदों ने कुर्बानी दी, उन शहीदों के सपने का क्या हुआ। आजादी के बाद से अलग अलग पार्टियां बनी, इस देश के अंदर अलग अलग पार्टियों की सरकार बनी, अलग अलग राज्यों में सरकार बने, लेकिन जो इस देश के अंदर आजादी के नायकों का सपना था कि आजादी के बाद इस हिंदुस्तान के गरीब के लोगों को गरीबी से मुक्ति मिलेगी, आजादी के बाद इस देश के अंदर जो जाति का भेदभाव है खत्म होगा, आजादी के बाद इस देश के अंदर जो धर्म के आधार पर नफरत है वो खत्म होगी, आजादी के बाद जो महिला पुरुष को लेकर के अलग अलग विभेद है वो खत्म होगा, आजादी के बाद हर बच्चे को शिक्षा की गारंटी होगी, हर बच्चे को रोजगार की गारंटी होगी, किसान के तरक्की की गारंटी होगी, मजदूर के सम्मान की गारंटी होगी। लेकिन आजादी के बाद साल तो बदलते रहे, सरकारें तो बदलती रही, लेकिन सपना शहीदों का अधूरा रहा। उस सपने को पूरा करने के लिए आंदोलन के गर्भ से आम आदमी पार्टी पैदा हुई। लेकिन आम आदमी पार्टी ने आप सब लोगों के उन शहीदों का सपना लेकर के, आपका समर्थन लेकर के, आपका प्यार लेकर के अपने संघर्ष को शुरू किया। और हमें इस बात की खुशी है कि सबसे कम समय में इस देश के अंदर एक नए संकल्प के साथ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से पंजाब, पंजाब से गोवा, गोवा से गुजरात होते हुए जम्मू कश्मीर पहुंच करके इस देश के अंदर 5 राज्यों में अपनी दस्तक दी और देश के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बना करके आम आदमी पार्टी ने संघर्ष को अपने मुकाम तक पहुंचाया। जिससे इस देश के अंदर जो लोग इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को, शहीदों के सपनों को कुचल करके अपने तानाशाही को, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, बेचैन हो गए और उन्होंने चारों तरफ से चक्रव्यूह रचा। आम आदमी पार्टी जिन सपनों को लेकर के शहीदों के चल रही है, देश के आम आदमी को सम्मान और आजादी दिलाने का, अधिकार दिलाने का सपना लेकर के चल रही है। अगर इसी तरह आम आदमी पार्टी बढ़ती रही तो देश के अंदर उन सब लोगों की जमानतें जब्त होने लगेंगी। और उस डर ने षड्यंत्र को पैदा किया। पिछले विधानसभा चुनाव में दिल्ली के अंदर जिस तरह से षड्यंत्र किया गया है आप सब जानते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी, नौजवान कार्यकर्ता यहां पर बैठे हैं, खड़े हैं। कई लोगों को मैंने देखा चुनाव के बाद मायूस हो गए। कई लोगों को मैंने देखा बोले अब क्या होगा, बोले अब हमारा क्या होगा, अब आगे भविष्य क्या होगा। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में काम करती है। मैं उन महाभारत के महारथियों से कहना चाहता हूं, तुमने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर मारने के लिए सारा षड्यंत्र किया, लेकिन सुन लो, अभिमन्यु अभी जिंदा है और कम बैक करेगा पूरी ताकत के साथ। और उसकी ताकत कौन है? उसकी ताकत है शहीद आजम भगत सिंह, उसकी ताकत है सुखदेव, उसकी ताकत है राजगुरु, उसकी ताकत है इस देश के मादर वतन के लिए कुर्बानी देने वाले लाखों शहीद, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही तो छोड़ो, अंग्रेजों की तानाशाही का मुकाबला किया। हमारे पांव में एक कांटा चुभ जाता है, मुंह से आह निकल जाती है। एक बार सोचो, इन 3 वीरों को जब फांसी का फंदा सामने था और वो मुस्कुरा रहे थे, हम उसी के वंशज हैं, हम उसी की औलाद हैं। अरे जब उन्होंने ब्रिटानिया साम्राज्य के सारे तानाशाही को नस्तानाबूद करके देश को आजाद करा लिया, आम आदमी पार्टी जब तक उन शहीदों का सपना पूरा नहीं होती है, इस मिशन को जारी रखेगी। दिल्ली में भी लड़ेंगे। और अभी आप सबने सुना होगा, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में अभी 2 दिन पहले बैठक हुई है। आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया है, दिल्ली के अंदर भी दिल्ली के लोगों ने हमें 43% वोट देकर के आपको समर्थन दिया है। दिल्ली के उन 43% लोगों के अधिकार की रक्षा के लिए हमें सड़क पर लड़ना है, हमें संसद में लड़ना है, संगठन को मजबूत करना है। दिल्ली में संगठन मजबूती के साथ साथ पूरे देश के अंदर जिस मिशन के साथ आम आदमी पार्टी पैदा हुई थी, आम आदमी पार्टी दिल्ली में केवल सरकार बनाने के लिए नहीं पैदा हुई।
आम आदमी पार्टी देश के अंदर बदलाव के लिए पैदा हुई, शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए पैदा हुई। आम आदमी पार्टी सारे विपरीत परिस्थितियों में लड़ने का नाम है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने निर्णय लिया है, दिल्ली के संगठन के मजबूती के साथ साथ पंजाब में लड़ाई की तैयारी करेगी आम आदमी पार्टी, गुजरात में लड़ाई की तैयारी करेगी आम आदमी पार्टी, गोवा में लड़ाई की तैयारी करेगी आम आदमी पार्टी, उत्तर प्रदेश में लड़ाई की तैयारी करेगी आम आदमी पार्टी, छत्तीसगढ़ में लड़ाई की तैयारी करेगी आम आदमी पार्टी। और एक एक करके पूरे देश के अंदर शुरुआत दिल्ली से हुआ है, लक्ष्य पूरा देश में बदलाव करना है, शहीदों के सपनों को साकार करना है। इसलिए जिन जिन लोगों की कमर थोड़ी चुनाव के हार के बाद ढीली हुई है, कमर कस लो, लड़ाई लंबी है। लड़ाई के लिए तैयार हो? कौन कौन तैयार है जरा दिल से बता दो। जो जो तैयार है, जो जो तैयार है, एक बार ताली बजाते हुए मेरे साथ नारा लगा दो, लड़ेंगे, लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे। भारत माता की इनकलाब वंदे। साथियों, आज हम अपने आदर्श शहीद आजम भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पे एकत्रित हुए हैं। आज के दिन को शहादत दिवस माना जाता है क्योंकि 3 बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तीनों को आज ही के दिन फांसी की सजा दी थी अंग्रेजों ने, और वो हंसते हंसते फांसी के फंदे को उन्होंने चूम लिया। उस वक्त के पूरे भारतवर्ष को नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को उन लोगों ने अपने शहादत से इंस्पायर किया था। लेकिन आज 100 साल हो गए, लगभग 100 साल के बाद भी आज के एक एक नौजवान के दिल के अंदर भगत सिंह बसते हैं। हमने भगत सिंह को और बाबा साहब अंबेडकर को अपना आदर्श माना है। भगत सिंह ने कहा था कि मेरा मकसद केवल अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना नहीं है, मेरा मकसद एक नया समाज गठित करना है जहां सबको बराबरी का अधिकार हो, गरीबों को उनका हक मिले, कोई गरीब ना रहे, सबको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, सबको बरा जाति धर्म की भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर हमने ऐसे समाज का निर्माण नहीं किया तो अंग्रेजों के बाद ये गोरे अंग्रेज चले जाएंगे और काले अंग्रेज आके बैठ जाएंगे। उनको पता था कि ये होने वाला है। सोचो, उन्होंने 100 साल पहले बोल दिया था और आज हमारे देश के अंदर वही हो रहा है। जो जो सपने स्वतंत्रता सेनानियों के मन में थे और जिन सपनों के लिए उन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, इतने अत्याचार बर्दाश्त किए, आज उनका एक भी सपना पूरा नहीं हो रहा। एक भी उल्टी दिशा में गंगा बहनी चालू हो गई है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। बस बात बहुत छोटी है लेकिन संकेत बहुत बड़ा है। आप लोगों ने एक किताब है, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी मुझे नहीं पता, एक भगत सिंह जी के पत्र, भगत सिंह जी ने जो जेल से चिट्ठियां लिखी थी, उन्होंने अपने पिताजी को चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने अपने साथियों को चिट्ठियां लिखी थी, उन्होंने जेल से कई लोगों को चिट्ठियां लिखी थी। और वो चिट्ठियां जेल से जब बाहर जाती थी तो बकायदा अंग्रेज अधिकारी उसको सेंसर करके पढ़ के और फिर बाहर भेजते थे। और उन चिट्ठियों को अगर आप पढ़ें तो उसमें काफी विस्फोटक मटेरियल होता था, अंग्रेजों के खिलाफ काफी कुछ लिखा होता था। फिर भी अंग्रेज उन चिट्ठियों को उसके साथियों, उनके साथियों के पास भी भेजते थे, पिताजी के पास भी भेजते थे, उनके रिश्तेदारों के पास भी भेजते थे। जब मैं जेल गया,
मैंने एक चिट्ठी लिखी एलजी साहब को, 2 लाइन की चिट्ठी। जब मैं जेल में था, मैं मुख्यमंत्री था, मैंने इस्तीफा नहीं दिया था। तो जब 15 अगस्त का समय आया, तो 15 अगस्त के मौके पे मुख्यमंत्री झंडा फहराता है। तो मुझे चिंता हुई कि 15 अगस्त को इस बार कौन झंडा फहराएगा। तो एलजी साहब को मैंने एक चिट्ठी लिखी कि एलजी साहब, इस बार 15 अगस्त को चूंकि मैं जेल में हूं, मैं झंडा नहीं फहरा पाऊंगा, इसलिए हमारी मंत्री आतिशी जी को झंडा फहराने के लिए इजाजत दी जाए। बस, इसमें तो कोई आतंकवाद नहीं है, इसमें तो कोई मैं भड़का नहीं रहा किसी को, कोई गलत बात नहीं है इसमें। तो ये सिंपल सी चिट्ठी थी। ये चिट्ठी मैंने जेल के सुपरिंटेंडेंट को दे दी। मैंने कहा जी इसको देख लो, चिट्ठी को वेट कर लो, सेंसर कर लो और एलजी साहब तक पहुंचा दो। वो चिट्ठी एलजी साहब को नहीं पहुंचाई गई और मेरे को अगले दिन शो कॉज नोटिस मिला कि आपको हिम्मत कैसे हो गई ऐसी चिट्ठी लिखने की, क्यों ना शो कॉज कर दिए, मिला कि क्यों ना आपकी जेल में मिलने वाली सुविधाएं बंद कर दी जाएं। मैं सोच रहा था यार, इसलिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी क्या? अंग्रेजों ने भगत सिंह जी को हर किस्म की चिट्ठी लिखने की आजादी दी। सारी चिट्ठियां पढ़ना, वो किताब बड़ी शानदार, मैंने जेल में पढ़ी थी, भगत सिंह की चिट्ठियों की किताब, जो उन्होंने जेल से चिट्ठियां लिखी थी बाहर। उनको सारी चिट्ठियां लिखने की आजादी अंग्रेजों ने दी थी। मैं 2 लाइन की चिट्ठी मैंने एलजी साहब को लिखी, वो भी एक तरह से फॉर्मेलिटी वाली चिट्ठी थी। उस चिट्ठी के एवज में मेरे को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अरे तो तुम तो अंग्रेजों से भी बदतर हो यार। क्या इसलिए देश की आजादी लड़ी थी? आज भगत सिंह की आत्मा अगर आसमान में होगी तो वो क्या सोच रही होगी, आंसू बहा रही होगी भगत सिंह की। इसीलिए मैं फांसी चढ़ा था। भगत सिंह सोच रहे होंगे, इसीलिए फांसी चढ़ा था मैं। हमारे पार्टी ने निर्णय लिया कि हमारे 2 आदर्श हैं, बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह। हमने मेरे घर पे, जहां मैं कमरे में बैठता हूं, मेरे घर पे भी जितने लोग आते हैं, दोनों की फोटो लगी हुई है। घर पे भी जितने हमारे दिल्ली सरकार में दफ्तर थे, सबके ऊपर उनकी फोटो थी। पंजाब में जितने दफ्तर हैं, सब में, हर दफ्तर में भगवंत मान साहब के, सारे मंत्रियों के सारे दफ्तरों के अंदर उन दोनों की तस्वीरें हैं। दिल्ली में सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम नई सरकार ने क्या किया? उन दोनों की तस्वीरें हटाने का काम किया। जैसे सबसे बड़ा काम यही था। हम लोग तो सोच रहे थे सरकार बनने के 24 घंटे में वो कहेंगे कि 2500 रुपए का ऐलान करेंगे, सिलेंडर देंगे, कुछ कर। उन्होंने केवल सबसे पहला काम 48 घंटे के अंदर, 2 दिन के अंदर ये किया, बाबा साहब अंबेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी उन्होंने। मेरे को तो बहुत तकलीफ हुई, मुझे तो बहुत तकलीफ हुई। उनकी जगह उन्होंने अपने नेताओं की तस्वीर लगा दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर से बड़ा इस देश के अंदर कोई बलिदानी हो सकता है, बलिदान देने वाला हो सकता है? जिन्होंने देश की आजादी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, इतने संघर्ष दिए, उनको हम इस तरह से भूल जाएंगे, उनकी तस्वीरें हटा देंगे? जब हम लोगों ने ये तस्वीरें लगाई थी, जब ऐलान किया था, निर्णय लिया गया था आज से कुछ साल पहले, तो कांग्रेस पार्टी ने और उनके समर्थकों ने हमारी बड़ी निंदा की थी। उन्होंने कहा था इन्होंने गांधी जी की तस्वीर नहीं लगाई, गांधी जी का अपमान किया, गांधी जी की तस्वीर नहीं लगाई। लेकिन जब बीजेपी वालों ने इन दोनों की तस्वीरें हटाई तो कांग्रेस कुछ नहीं बोली। मुझे बड़ी तकलीफ हुई। तो उनको ना तो गांधी जी से प्यार है, ना इनसे प्यार है। ये तो घालमेल चल रहा है इन दोनों के बीच में, है कि नहीं है?
इनको किसी से प्यार नहीं है। एक शब्द नहीं कांग्रेस वालों ने बोला, कांग्रेस के समर्थकों ने बोला कि बीजेपी गलत कर रही है।